ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है प्रखर कवि और स्वाधीनता सेनानी श्री राम शर्मा प्रेम पर एकाग्र रूपक अग्नि पुरुष। आलेख रंजना शर्मा का है और प्रस्तुत करता है राकेश ढोंडियाल। 26 जनवरी सन 1944। अंग्रेजी हुकूमत की दमनकारी नीतियां अपने चरम पर थीं। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सत्याग्रहियों को चुन चुनकर जेलों में ठूंसा जा चुका था। हुकूमत के इस रवैये से नाराज एक 28 वर्षीय युवक ने कुछ निश्चय किया और वो अपने साथियों को लेकर इंडिया गेट से विजय चौक की ओर निकल पड़ा। अपनी जान हथेली पर रखकर उस असाधारण युवक ने यूनियन जैक के ठीक सामने देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा फहरा दिया। भारतीय इतिहास में इस सत्याग्रही और क्रांतिकारी कवि को श्री राम शर्मा प्रेम के नाम से जाना जाता है। श्री राम शर्मा प्रेम मेरी नज़र में एक राष्ट्र कवि हैं। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, जन जागरण और मंच से सार्वजनिक रूप से काव्य पाठ, ये उनके जीवन के लक्ष्य थे। जिसमें बालकृष्ण शर्मा नवीन को हम रख सकते हैं, जिसमें दिनकर जी को हम रख सकते हैं, जिसमें हम गोपाल सिंह नेपाली जी को रख सकते हैं, उसी धारा में श्री राम शर्मा प्रेम को रखा गया है साहित्य में। एक महाकवि इतने वर्षों के बाद याद किया जा रहा है, यह उसकी जीवंतता का सार्थक प्रमाण है। मैं नतशिर होकर श्री राम शर्मा प्रेम को अपने प्रणाम सुमनांजलि अर्पित करता हूँ। करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। शस्य श्यामला सुजला सुफला धरती के हम वासी, फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी। शस्य श्यामला सुजला सुफला धरती के हम वासी, फिर क्यों अपने महादेश की जनता रहे उपासी। अन्न धान से भर दे अपने घर का कोना कोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। श्री राम शर्मा प्रेम का जन्म दोस्तपुर सुल्तानपुर में 22 फरवरी 1916 को हुआ था। पिता कविदत्त उपाध्याय पूजा पाठी ब्राह्मण थे, सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक। श्री राम शर्मा उनकी इकलौती संतान थे। वयोवृद्ध लेखक और पूर्वाचार्य हिंदी विभाग तथा पूर्व अध्यक्ष मानविकी संकाय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश। वे उपाध्याय ब्राह्मण थे, लेकिन प्रारंभ से ही उनके मन में किसी तरह का जाति भेद, रंग भेद, वर्ण भेद या और किसी तरह का वैषम्य नहीं था। वे एक समतामूलक समाज की संकल्पना अपने मन में समेटे हुए थे। 23 मार्च सन 1931 को जब महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई, तो इस घटना ने श्री राम शर्मा को भीतर तक झकझोर दिया। श्री राम शर्मा के पुत्र और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अतुल शर्मा। सरदार भगत सिंह को फांसी जब लगी तो बहुत प्रभाव पड़ा उनके जीवन में, और कविता की लाइनें उनकी याद आ रही हैं।
उन्होंने लिखा कि फांसी पे गया झूल वो सरदार भगत सिंह, और 15-16 साल की उम्र में उन्होंने तय किया कि मुझे देशभक्ति और स्वाधीनता संग्राम में अपने को लगा देना है। मिडिल तक पढ़ाई की और एक संस्कृत पाठशाला में हिंदी पढ़ाने की नौकरी मिल गई। 1930 में सत्याग्रह का तूफान उठा। 1932 में श्री राम शर्मा गांधी आश्रम के संपर्क में आए और नौकरी छोड़कर साबरमती आश्रम के लिए चल पड़े। डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारण करने वाले गांधी थे। गांधी जी के आंदोलन का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, उसने माला के मनके की तरह उनको भी अपने अंदर समेट लिया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जय पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी आश्रम खादी भंडार में विक्रेता के रूप में वे खादी का प्रचार करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने उनके बारे में लिखा है कि उन दिनों खादी श्रद्धा से बिकती थी। वे लोगों में खादी के प्रति श्रद्धा जगा देते और इस तरह जहां भी वे होते वहां खादी की बिक्री बढ़ जाती थी। पुलिस उनके आगे पीछे होती और वे पुलिस के आगे पीछे। दोनों में आंख मिचौनी हो रही थी। डॉक्टर अतुल शर्मा जीवन फरारी जीवन से शुरू हुआ। उन पर वारंट थे और वो कभी दिल्ली, कभी मेरठ, कभी सहारनपुर, कभी देहरादून, यहाँ होते हुए अपना काम करते रहे लगातार। 1940 में उन्होंने जलियांवाला बाग पर एक कविता लिखी। ये 13 अप्रैल की जिस दिन कितनी गोद हुई सूनी, वो 13 अप्रैल की जिस दिन कितनी सेज हुई सूनी, वो 13 अप्रैल की जिस दिन बहे रक्त के नाले थे, छोटे छोटे से बच्चे डायर के बने निवाले थे। जलियांवाला बाग की जिसमें तड़प उठी थी मानवता, जलियांवाला बाग की जिसमें नंगी नाची बर्बरता। कवि सम्मेलनों में अपनी ओजस्वी कविताओं के माध्यम से वे निरंतर राष्ट्रीय चेतना की अलग जगा रहे थे। उनका संदेश लोगों के दिलों में उतरने लगा था और वे सत्याग्रहियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चले थे। डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जो लोग 42 की क्रांति को जानते हैं वो जानते होंगे कि उस समय मंच से केवल प्रेम प्रेम की रचनाएं, क्रांति की ओर उन्मुख करने वाली रचनाएं लोकप्रिय हो रही थी। 1944 तक भारत छोड़ो आंदोलन का तूफान थमने लगा था। 1 लाख से अधिक सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया था। श्री राम शर्मा जानते थे कि ऐसे में निष्क्रिय बने रहना मूर्खता होगी। उन्होंने ऐसा निश्चय किया जो मौत से खेलने जैसा था। उस वक्त उनकी बेटी महज 1.5 साल की थी। डॉक्टर अतुल शर्मा 1944 की बात है। उन्होंने जो उनके गुरु थे बाबा राघव दास, उनसे उन्होंने कहा कि अब मैं थक गया हूँ ऐसे भागते भागते, अब सभी लोग जेल में हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बाहर रहूँ। बस बाबा राघव दास ने आदेश दिया कि ठीक है आप जा सकते हैं, और वो सीधे पहुँचे दिल्ली। खादी वस्त्र पहने और झंडा लिए निकल पड़े और देखते ही गोली मारने के आदेश थे, लेकिन साहस ऐसा था कि वो चले गए। और लॉर्ड वेवल थे उस समय वाइसराय, उनके ऑफिस के सामने, वहाँ पर उन्होंने एक बार यूनियन जैक को देखा, उसके बाद तिरंगे को लहरा दिया। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ गई, क्योंकि बहुत चौकन्ने से उस समय सब लोग। वो नारे लगाते रहे और उनको दिल्ली हवालात में लाया गया। उस समय पिताजी ने उस काली रात को एक कविता लिखी, मैं चला आज सागर तरने को लेकर तरी पुरानी, जग कहता नादानी, मेरा यौवन आज चला है खतरों को अपनाने, मेरा यौवन आज चला है मिटने और मिटाने। ये सब लोग गाने लगे साथ में, सब लोग दोहराने लगे साथ में। फिर एक अफसर आया, उन्होंने कहा यार क्यों शोर मचा रहे हो? उन्होंने कहा शोर नहीं मचा रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं। अगले दिन उनको फिरोजपुर जेल भेज दिया गया।
1 वर्ष की कठोर कारावास थी। भारत छोड़ो आंदोलन उस संदर्भ में। हवालात की दुश्वारियों और अनिश्चितता के बीच भी वे अपने जीवन का उद्देश्य नहीं भूले थे। उन्होंने लिखा, आज मचल कर दिल यों मुझसे बोला धीरे धीरे, चल चल बढ़ चल बीच भंवर में क्यों बैठा है तीरे, मिटने के संकल्प बिना क्या मिलते मोती हीरे, पाल हटा पतवार फेंक दे बढ़ चल धीरे धीरे, बीच भंवर में तुझको अपनी विजय ध्वजा फहरानी, कर ले इतनी मनमानी, कर ले इतनी मनमानी। सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों को भले कुछ लोग याद रखें, किंतु उनके परिवार की पीड़ा और बलिदान को अक्सर भुला दिया जाता है। श्रीराम शर्मा की पत्नी श्रीमती रमा शर्मा कई दिनों तक अपने पति की गिरफ्तारी की सूचना से अनभिज्ञ रहीं। परिवार के साथ छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी और अनिश्चितता का भय। उन दिनों सत्याग्रहियों की सूचना परिवार तक पहुंचाने और उनके सगे संबंधियों की कुशल क्षेम जानने का जिम्मा साथी सत्याग्रहियों का हुआ करता था। श्रीराम शर्मा की पुत्री और कथाकार रेखा शर्मा। जब उनको गिरफ्तार करके फिरोजपुर जेल भेज दिया गया तो कुछ दिन बाद एक व्यक्ति घर में आए और वहाँ आकर उन्होंने अम्मा जी से कहा कि भाई साहब को दिल्ली से फिरोजपुर जेल भेज दिया गया है। इतने में जैसे ही वो थोड़ी दूर गए होंगे तो पुलिस वालों ने अम्मा जी से पूछा कि आप ये बताइए कि आदमी कौन थे, ये क्या करने आए थे। तो मेरी माता जी ने ये कहा कि आपको मेरे घर के आंगन में या मेरे घर के दरवाजे पे आपको क्यों बिठाया गया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको ये सब बातें बताऊं, ये आपकी जिम्मेदारी। आप उनसे प्रश्न पूछते ना कि आप क्यों आए थे, क्या कागज़ देने आए थे या कोई आर्थिक सहायता देने आए थे, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे। वो मुझे मिले और मिलकर वो चले गए। श्रीमती रमा शर्मा ने बहुत मानसिक यंत्रणाएं झेली। दिन रात उन पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती। पुलिस वाले जो थे वो उनकी पूरी तहकीकात में लगे रहते थे। जहाँ अम्मा जी जाती थी अम्मा जी के साथ साथ चलते थे, अम्मा जी क्या कर रही हैं ये देखते रहते थे, पर कभी भी वो इधर से उधर नहीं हुई। रमा शर्मा साधारण गृहिणी नहीं थी। अपने पति के जीवन उद्देश्य को उन्होंने भी अपना उद्देश्य बना लिया और महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य आरंभ कर दिया। रेखा शर्मा। छोटी बच्ची को नानी जी संभालती थी मेरी, लेकिन वो उन महिलाओं को संगठित करने में लग गई। उम्र बहुत छोटी थी मेरी माँ की, लेकिन उन्होंने क्या उनको संगठित करके सुबह 5 बजे प्रभात फेरियाँ निकालने चली जाती थी वो। और जाते जाते रास्ते में वो गाती थी, खिदमते मुल्क में जो कि मर जाएंगे, नाम जिंदों में अपना लिखा जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। उनका ये कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि इसके बारे में जानने के लिए स्वयं सुचेता कृपलानी वेश बदलकर उनके घर आई। मेरी माताजी उन्हें पहचान गई थी पर कुछ नहीं बोली। वो बाद में वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। वो सिर्फ इतना जानने आई थी। अम्मा जी ने उनको सब बताया कि हम सुबह ये करते हैं, हम इकट्ठा करते हैं महिलाओं को, रैली निकालते हैं, जहाँ जहाँ हमें थोड़ी थोड़ी सूचना मिलती है हम सारी महिलाएं वहाँ चली जाती हैं। फिर रात को हम अपने घर में आते हैं। फिर अगर कोई संदेश हमें मिलता है तो हम उसके हिसाब से अपनी देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने जो हमारे पति ने जो प्रण लिया है उसी के अनुसार मैं भी चल रही हूँ। फिरोजपुर जेल से रिहा होने के बाद श्रीराम शर्मा देहरादून आ गए। धीरे धीरे उनका निवास स्थान साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। डॉक्टर विष्णु दत्त राकेश। देहरादून में आकर उन्होंने सबसे पहला व्रत खादी का लिया। उन्होंने आजन्म खादी पहनी। खादी ग्रामोद्योग संघ के साथ वो जुड़े। मैंने भी उनसे पूछा कि आप खादी ही क्यों पहनते हैं, तो उनकी एक रचना, खादी है एक विचार, न केवल इसको वस्त्र कहो। उनके खादी प्रेम को देखते हुए उनकी एक मुंह बोली बहन
उन्हें खादी से बनी राखी बांधती थी। सुशीला सहाय थी, उन्होंने पिताजी को अपना भाई बनाया। आजीवन वो सूत से राखी बनाकर अपने आप और उसको तिरंगा में रंग के वो पिताजी के हथेली में बांधती थी। और पिताजी बार बार कहते थे अगर मैंने माँ को देखा होता तो उसकी शक्ल बिल्कुल सुशीला जैसी होती। वो बाद में आगे चल के बिहार की गृह राज्य मंत्री बनी। एक बड़ी जनसभा में उन्होंने कहा था, भैया कहती थी पिताजी को, भैया ने एक मंत्र मुझे दिया था कि जीवन भर सरल होने की कठिन साधना करते रहना। डॉक्टर विष्णु दत्त राकेश। गांधी ने आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी सरकार की कमर तोड़ने के लिए जिस कुटीर उद्योग की कल्पना की उसमें से एक था खादी। और तब वो कहता है, खादी है एक विचार न इसको केवल वस्त्र को। तो ये ओढ़ा हुआ सिद्धांत नहीं है, भोगा हुआ यथार्थ है। इस भोगे हुए यथार्थ के कारण ही जब प्रेम ये कविता पढ़ते थे तो लोग ध्यान से सुनते थे। ऐसा तन्मयीकरण राष्ट्रीय जागरण के लिए आवश्यक है और राष्ट्रीय जागरण का काम प्रेम जी ने किया। डॉक्टर अतुल शर्मा। 46 में वो देहरादून आए और एक संग्रह प्रकाशित किया अंगारे। अंगारे बहुत ही चर्चित रहा क्योंकि उसमें उनके वो सारे गीत थे जो आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने लिखे थे और उसकी भूमिका लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी। जयप्रकाश नारायण से बहुत ज़्यादा निकट संबंध पिताजी के रहे थे। डॉक्टर विष्णु दत्त राकेश। जयप्रकाश जी एक बार उत्तराखंड की यात्रा करके लौटे और बाहर मैदान में सभा हुई। मैं भी उस सभा में सुनने गया था। तब जयप्रकाश जी ने कहा, पहले प्रेम जी की कविता होगी, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। और वहाँ उन्होंने यही रचना पढ़ी, तुम आज़ादी के लिए लड़ो मिल गई तुम्हें, अब समानता के लिए लड़ो मिल जाएगी। उन्हें मालूम था कि जो हमारी संकल्पना है उसको परिपूर्ण करने के लिए आज वो रचना पढ़ना आवश्यक है। और तब उन्होंने पढ़ा, तुम आज़ादी के लिए लड़ो मिल गई तुम्हें, अब समानता के लिए लड़ो मिल जाएगी। श्री राम शर्मा प्रेम की कविताओं के प्रशंसकों की फहरिस्त बहुत लंबी है। उस जमाने के बहुत से कद्दावर नेता प्रेम की कविताओं के मुरीद हुआ करते थे। श्री राम शर्मा प्रेम की कविताएं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत पसंद थी। वो बैठकर उनको सुना करते थे क्योंकि उसमें राष्ट्रभक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लहर जाती थी और पूरे देश में जाती थी। जिस कवि सम्मेलन में वो आ जाते थे उसके बाद उनको बैठने नहीं देते थे लोग। और यहाँ से लेकर पूरे देश में लाल किले कवि सम्मेलन में उनके स्वर अवरुद्ध नहीं हुए कभी। वो उसी देशभक्ति की भावना को लेकर आगे बढ़ते रहे। श्री राम शर्मा निरंतर परिवर्तनशील समाज के पक्षधर थे। बकौल प्रसिद्ध रंगकर्मी उर्मिल कुमार थपलियाल, उन्हें याद करना साठोत्तरी युग के संघर्ष और सामाजिक चेतना को याद करना है। वे रूढ़िवादी नहीं बल्कि मूल्यों के पक्षधर थे। उनकी पंक्तियां हैं, युग बदल रहा जग बदल रहा, युग बदल रहा जग बदल रहा, मैं भी बदला, क्या नई बात। परिवर्तन में व्योम चंद्र रवि धरती संस्कृति, परिवर्तन में परिवर्तन से प्यार मुझे है, क्यों लगता परिवर्तन से भय। जो बदल नहीं सकते जग में उनके मिट जाने का निश्चय, जिनको प्रिय पुरातन ही उनका प्रति यौवन है निन संशय। जाता है निशि आती है, निशि जाती है आता प्रभात, दिन जाता है निशि आती है, निशि जाती है आता प्रभात, मैं भी बदला क्या नई बात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन मेरठ में हुआ था। मेरठ के विक्टोरिया पार्क से जब ये उद्घोष हुआ कि अगला अधिवेशन स्वतंत्र भारत में होगा तो श्री राम शर्मा भी वहां मौजूद थे। डॉक्टर विष्णु दत्त राकेश। 1946 में मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में। और तब प्रेम जी ने अपनी सुप्रसिद्ध कविता पढ़ी, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय के प्रति रचना अमर है, वैसे ही गांधी पर लिखी हुई उनकी रचना अमर है। ये मेरठ अधिवेशन में पढ़ी गई। मेरठ की अनुगूंज
पूरे देश में फैल गई। कोई सुबुद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस कविता को गुनगुनाता न हो। मेरा बापू कितना महान, मुट्ठी भर हड्डी में सिमटा सिकुड़ा बैठा हिंदुस्तान, जो पृथ्वी तल पर खड़ा किंतु जिसके कर फैले तारों पर, जो मिट्टी का केवल पुतला चलता लेकिन अंगारों पर, इस सूक्ष्म कलेवर में मानो भारत की संस्कृति मूर्तिमान, मेरा बापू कितना महान। एक गज़ल पिताजी की है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी उस ज़माने में। उसमें एक संदेश है, अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति एक संदेश है। दोस्तों के इशारे हुए, दूर हमसे हमारे हुए, गांव मेरा न मेरा रहा, गांव मेरा न मेरा रहा, देश सारे हमारे हुए। प्रेम का मौन कुछ बात है, प्रेम का मौन कुछ बात है, मत समझना कि हारे हुए। श्री राम शर्मा प्रेम की कविताओं में गजब का हौसला है। आत्मविश्वास से लबरेज उनकी कविताएं निराशा के अंधकार में आशा की किरणों की तरह चमकती प्रतीत होती हैं। वरिष्ठ पत्रकार, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और प्रदेश के सूचना आयुक्त योगेश भट्ट। उनकी एक कविता है जो मुझे बेहद प्रभावित करती है कि कैसे जीऊं कि जीना है अत्यंत कठिन, कैसे मरूं कि मर जाना कायरता है। ये किसी व्यक्ति के लिए एक ऐसे रास्ते की तरह है जिसके चलते हुए कभी निराश नहीं हो सकता। उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं, जितनी भी मैंने पढ़ी हैं या विभिन्न मंचों पर सुनी है, तो उसमें कहीं पर भी निराशा का भाव नहीं है। वो आपके अंदर एक उम्मीद, आस पैदा करती है, वो आपको एक आशावान बनाती है, एक भविष्य की तरफ ले जाती है। प्रेम जी ने एकांत और फुर्सत के क्षणों में श्रृंगारी और प्रेम रस में डूबी कविताएं भी लिखीं। प्रेम जी ने स्वयं उसकी घोषणा अपने काव्य संग्रहों के साथ यादों के पलाश के रूप में की है। 2 पंक्तियां हैं। पास भी हूँ मैं तुम्हारे और तुमसे दूर भी हूँ, पास भी हूँ मैं तुम्हारे और तुमसे दूर भी हूँ, दूर भी हूँ मैं तुम्हारी मांग का सिंदूर भी हूँ। एक रचना है, आँख की पुतली तुम्हें पाने लगी। ये देखिए, एक उम्र दराज कवि जब अपने अनुभवों को व्यक्त करता है तो कैसे, आँख की पुतली तुम्हें पाने लगी, इस तरह फिर जिंदगी आने लगी। चल रहे हैं साथ लेकर प्राण कुछ, मिल गए मन भावने मेहमान कुछ, कुछ बिछुड़ कर भी अभी तक साथ हैं और साथ रहकर भी बने अनजान कुछ। आपको कैसे पता चला? बोले बात मुझको उम्र समझाने लगी। श्री राम शर्मा के पुत्र अतुल शर्मा जानते हैं कि अभी उनके पिता का एक रचनाकार के रूप में सही मूल्यांकन होना शेष है। भावी पीढ़ियों तक प्रेम जी के संदेश को पहुंचाने के उद्देश्य से वे अपने पिता की विरासत को बचाए रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमने 5 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। उसमें एक है संस्मरणों के हरे गुलाब, एक है युगचरण अविराम, एक है उनकी बहुत ही प्रिय कविताएं जितनी भी थी उनकी समीक्षा है, एक में शताब्दी के हस्ताक्षर, अग्निपुरुष, सृजन यात्री। ये सब ग्रंथ हमने उनका समग्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कि 1940 के आसपास के पत्र भी हैं। श्री राम शर्मा को पुस्तकों से बेहद लगाव था। वे हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते। पहले हृदयाघात के बाद जब वे अस्पताल में भर्ती हुए तो वहां भी किताबों का साथ न छूटा। वो दून अस्पताल में भर्ती थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी वहाँ आए और भगत सिंह जी के भाई श्री कुलताज सिंह जी, वो दोनों वहाँ पर आए। तो उस समय बहुत सारी किताबें वहाँ रखी थी। तो बहुगुणा जी ने कहा कि अरे शर्मा जी, आप ये सब किताबें पढ़ेंगे तो और बीमार पड़ जाएंगे, आप आराम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होंगे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। स्वयं अच्छे गायक थे और संगीत सुनने के शौकीन भी।
उनके जो प्रिय भजन थे उनमें बहुत सारे हैं, मीरा के हैं, सूर के हैं, कबीर के हैं, लेकिन मुख्य बात मुझे लगती है कि शास्त्रीय संगीत से उनका बहुत लगाव था और विष्णु दिगंबर पलुस्कर उन्हें बहुत पसंद थे। कुमार गंधर्व बहुत प्रिय थे उनके। जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। दूसरे हृदयाघात के बाद 18 जुलाई 1978 को राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला ये कवि चिर निद्रा में लीन हो गया, किंतु ये महान सृजन यात्री अपनी ओजस्वी कविताओं में हमारे बीच जीवित है। आज भी ये कालजयी रचनाकार नैराश्य के अंधकार से निकलकर उम्मीद का दामन थामने की प्रेरणा देता है। वैषम्य रहित महान राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें निरंतर प्रेरित करता है। करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होगा, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होगा। आंसू बहुत बहाए हमने और रक्त की धारा, आज पसीने की बूंदों में छिपा भविष्य हमारा। आंसू बहुत बहाए हमने और रक्त की धारा, आज पसीने की बूंदों में छिपा भविष्य हमारा। शक्ति घर से पूत भरो धरती का कोना कोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। करो राष्ट्र निर्माण, बनाओ मिट्टी से सोना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना, बिना हुए निर्माण राष्ट्र कल्याण नहीं होना। अग्निपुरुष। अभी आप श्रीराम शर्मा प्रेम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित ये रूपक सुन रहे थे। वाचन स्वर अतुल विश्नोई का था और संगीत संयोजन रॉबिन कर्माकर का। इस रूपक का आलेख रंजना शर्मा ने लिखा और प्रस्तुत करता थे राकेश ढोंडियाल।